चलते चलते सुना देता हूं, इसलिए क्योंकि भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी हैं और मेरे प्रति पिछले 3 दशकों से पुत्रवत स्नेह उनका रहा है। मैंने सदैव नीरज जी को, नीरज भाई को, पंकज जी को सदा ये कहा कि जितना लाड़ तुम पर है उतना ही मुझ पर है उनका सदैव। और वही अटल जी की छवि उनमें दिखती है, अभिभावक की छवि दिखती है। किसी भी दल का व्यक्ति हो, राजनेता अजात शत्रु होना चाहिए। जब आप सामने बैठे हुए व्यक्तियों को विरोधी की बजाय विपक्षी मानने लगते हैं तो संकट हो जाता है। मैंने तो पूरे लोकतांत्रिक जीवन में, विधानसभा में, राज्यसभा में भी आप इतनी कम आयु में रहे, मैंने तो पहली बार उन्हें क्रोध में देखा इस बार, जब कोई उधर से बोला, हाँ, एक बैठी हुई पार्टी का एक आदमी बोला बैठ जाओ, तो रक्षा मंत्री जी के अंदर का सिंह जागा, कहा कौन बिठाएगा हमें। तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, तो एकदम आनंद जागृत हुआ। भारत जैसी, यार तुम सब कुछ करो, ये मैं जब खड़ा रहा हूं ना तो जिंदाबाद वगैरह मत करो यार। मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसी में, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये इनके लिए क्या करो ना, आदरणीय के लिए क्या करो, हमारे तो तुम वाह ताली कर दो बस, बहुत है, पर्याप्त आनंद हो जाएगा इसमें। केशव भैया आ गए हमारे, आइए केशव भैया आ जाइए, क्या बात है। गाओ तब तक। भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी। एक बार जोरदार तालियां केशव भाई के लिए बजा दीजिएगा। इतने वर्षों का, इतने पत्रकार आए हैं आदरणीय आज माननीय जी, ये बेचारे हर प्रोग्राम में ऐसे में आते हैं, ये संकेत पाने के लिए कि भाजपा में होगा क्या, और इनकी ऐसी पत्रकारिता ध्वस्त की है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि होगा क्या। एक तो मुझसे कह रहा था, भाई साहब आपको सब पता रहता है। मैंने कहा क्यों? अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये बनेंगे ये बनेंगे। मैंने कहा कोई नवीन ही आदमी आएगा। तो अभी मुझे मिला, बोले भाई साहब आपको अंदाजा था, आपने बताया नहीं था मुझे। ये तो अद्भुत ही है, रात को सोने पे सुबह पता ही नहीं होता क्या होगा, क्या होने वाला है। एक गीत में सुनाता हूं, जो कि माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं। भारत की सीमाएं देखिए, हम कितना भी गाली दे लें इस देश को और कितनी भी आलोचना कर लें किसी पार्टी के हो, 75-80 वर्षों में एक चीज जो हमने सुरक्षित रखी है, केवल एक आपातकाल के अंधड़ के अलावा इस देश ने लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है। लोकतंत्र यहां पर जिंदा है। हमारे आसपास का कोई देश पिछले 80 वर्षों में अपने लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया। जिनका टका हमारे बराबर पहुंचने वाला था रुपया, आज बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान वालों को तो खुद को पता नहीं रहता कि सुबह कौन होगा। रात को आदमी सोता है, उसे पता ही नहीं होता कि सुबह मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा। श्रीलंका में यही हाल हुआ, नेपाल में आपने देखा। लेकिन ये भारत है, चूंकि इसकी लोकतंत्र की मर्यादा की जो रीढ़ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तपहपूत साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा रखी गई है। भारतीय सेनाओं ने इस बीच जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के समय, मैं उसको समर्पित एक कविता विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि रक्षा मंत्री जी यहां पर हैं, गृह मंत्री के नाते भी वो घूमते थे, और आज भी मैं भारत में जहां भी रक्षा पद्धति के आगे सैनिकों को कविता सुनाने जाता हूं, हर जगह उनका एक ना एक संस्मरण रक्षा मंत्री जी का होता है। अभी मैं जैसलमेर गया था बीएसएफ में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कार्यक्रम हम ठाकुर साहब पॉइंट पे कराएंगे। मैंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब पॉइंट कौन सा है, तो देखा बहुत बड़ा सैंड ड्यून्स था, वहां उन्होंने शामियाना लगा रखा। तो मैंने कहा ठाकुर साहब पॉइंट क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि जब राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे तो मुनाबाओ वहां गए थे आप जैसलमेर के पास, और पड़लीपाड़ जो सिंध प्रांत का, पाकिस्तान का, जो वहां का रक्षा का अग्रणी अधिकारी था, उसने इधर फोन करके पूछा कि इतनी चहल पहल क्यों है, कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा वो शायर आ रहा है, कुमार विश्वास। तो बोले बात करा देना। तो मेरी उनसे बात कराई वायरलेस पर, उन्होंने कहा इधर भी आ जाइए। तो मैंने कहा जैसे हालचाल चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद आते जाते रहेंगे, चिंता मत करिए, हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, मैं इसलिए भरोसा करने लगा हूं, ये जो मंच पर लोग बैठे भाजपा के, इनके बाकी एजेंडे तो निबट गए। 370 भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया, अब 2-4 चीज ही बची हैं इनके।
कि सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, ऐसी चीजें बचे हैं। और इन लोगों को जब भी आप देखें, जब ये कोई भी बात बोलें करें, तो उसका लंबा सोचा करो कि आज कर रहे हैं कल कुछ होगा। अभी मैं आ रहा हूं सीधा राजकोट से, द्वारिका से, तो वहां लोग बता रहे थे कि भी प्रधानमंत्री जी गए थे और स्कूबा डाइविंग करके नीचे द्वारिका के अवशेष देख के आए थे। तो पत्रकार मुझसे पूछे थे क्यों गए होंगे कृष्ण जी का घर देखने। मैंने कहा बनवाने की सोच रहे होंगे, मन में आ गई होगी कि भाई बनवा ले, तो हो सकता है वास्तु देखने गए हों कि भाई कैसे कैसे बनवाना है। तो एक गीत सुनाता हूं मैं। सीमा पर जो सिपाही लड़ता है वो केवल अपने हथियार से नहीं लड़ता, वो इस देश के 150 करोड़ लोगों की सद्भावनाओं, शुभकामनाओं और आश्वस्ति के सहारे लड़ता है, उनके भरोसे। आपकी तालियां कमजोर पड़ गई हैं, काफी देर से आप बैठे हैं 2 बजे से। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं जो सीमा पे सिपाही लड़ता है उसका गीत, कि वो कौन सिपाही होता है जो मेरे और आपके लिए चुपचाप जाकर अपना प्राण दान कर देता है। और उस पर कई बार राजनीति जब मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करती है तो गुस्सा भी आता है, कवि होने के नाते निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। आपको तो सुना ही रहा हूं, विशेष रूप से रक्षा मंत्री जी को यह समर्पित कर रहा हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। इस गीत को संभाले रहिएगा, जो कि मैं इसे पूरा पढ़ कम पाता हूं, गला रुक जाता है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजे, हमें लगे कि हम इस जाते हुए साल में अपने सैनिकों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जिस घर से वो लड़का जाता है, मेरे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के घरों से उसकी मां, उसके पिता, उसकी बहनों के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही। ये एक पंक्ति भगवती ने मुझे दी है, आपको अच्छी लगे तो बताना। मैं मेरठ कमिश्नरी से आता हूं। हमारे यहां ऐसे ऐसे गांव है, सैदपुर जैसे, जहां हर घर से एक लड़का फौज में है, हर घर से एक लड़का फौज में है। हमारे यहां जब रक्षाबंधन आता है तो अभ्यास के आधार पर कई बहनें ऐसी होती हैं जो थाली में 3 राखियां रख लेती हैं, और फिर अचानक याद आता है कि एक राखी तो तिरंगा थामे सरहद पर छूट गई है, राखी तो अब 2 ही रह गई हैं। मैं उस बहन के लिए पंक्ति पढ़ूं तो आपकी आंखें भी छलछलाएं, आपके हाथ भी उठें कि पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पुलवामा के बाद आजमगढ़ के एक लड़के का, एक सैनिक का शवदाह हमने देखा टीवी पर, जिसमें उसकी 6 साल की बच्ची अपने पिता के शव को सैल्यूट कर रही थी। मैं उस बिटिया का चित्र बना रहा हूं एक पंक्ति से, एक भी हाथ खामोश ना हो उस बिटिया को प्रणाम करने के लिए अपनी तालियों में। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी,
पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। एक बंद पढ़ रहा हूं नए भारत का, विश्व जिसको मानता है। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया। पौरुष की परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती हैं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बनी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। बलबीर सिंह करुण की पंक्ति है। जिस समय एबटाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था जो तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए थे। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो वो किसी भी बिल में छुपा हुआ वहां जाकर उसे मारना भारत का संकल्प है।